इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीती रात बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने एयरपोर्ट पर कई धमाके किए। सुबह तक 10 आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। आतंकियों के हमले में 13 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो गई। एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों ने हवाई पट्टी पर खड़े 7 हवाई जहाजों में आग लगा दी। 2 विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आतंकी हमला रात तकरीबन 11:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि 10 आतंकियों ने एक साथ हमला किया। बंदूकधारी आतंकी पुराने टर्मिनल से एयरपोर्ट में घुसे। पाकिस्तानी सुरक्षा बल के फर्जी आईडी कार्ड लेकर एयरपोर्ट में दाखिल हुए थे। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1A पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंके और फिर फायरिंग करते हुए रनवे तक पहुंच गए। 2 आतंकियों ने एक विदेशी विमान पर भी कब्जा कर लिया। उसमें धमाका कर आग लगा दी। हमला हज और वीवीआईपी यात्रियों को निशाना बनाकर किया गया। विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। इस टर्मिनल पर कुछ कार्गो विमान भी रुकते हैं। आतंकी उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थे। हमले के बाद पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने हवाई अड्डे को घेर लिया और आसपास के रास्तों को बंद कर दिया। पुलिस ने जिन्ना टर्मिनल से एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया है। संदिग्ध शख्स ने ग्रे रंग की कमीज और सलवार पहन रखी थी और चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन भी डायवर्ट कर दिया गया। यहां सभी कामकाज फिलहाल रोक दिए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सुरक्षा बलों के प्रमुखों से बातचीत की है। शरीफ ने आतंकवादियों को मार गिराने के आदेश दिए। आतंकी हमले के बाद एयरपोर्ट पर किसी भी संदिग्ध को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए। एयरपोर्ट पर हमले के बाद कराची समेत पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। एयरपोर्ट पर सेना तैनात कर दी गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने भी हमले के बाद ट्वीट किया। मरियम ने कहा कि भगवान का शुक्र है सभी यात्री सलामत हैं। तमाम यात्रियों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। अब देश की सबसे बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में मंडी में 24 छात्र नदी में बह गए। सभी हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। सभी छात्र यहां घूमने पहुंचे थे, तभी औट के पास लारजी बांध से अचानक पानी छोड़ा गया। डूबने वालों में 6 लड़कियां भी हैं। फोटोग्राफी करते वक्त यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक छात्र पानी के काफी पास खड़े थे, तभी व्यास नदी की धारा की चपेट में आ गए। हादसे का शिकार हुए 24 छात्रों में ट्रिप मैनेजर किरण भी शामिल हैं। हादसे के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। लोगों ने कुल्लू मनाली हाईवे जाम कर दिया। आज सुबह से रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। कॉलेज प्रशासन छात्रों के नाम जानने की कोशिश में जुटा हुआ है। हैदराबाद के वीएनआर विज्ञाना ज्योति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 46 छात्र इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप के दौरान हिमाचल आए हुए थे। सभी छात्र शिमला से बस से मनाली लौट रहे थे। शाम करीब 7:30 बजे चाय नाश्ता करने के लिए लारजी बांध के पास रुके। इनमें से 24 छात्र बांध की सैर करने लगे, तभी अचानक बांध से छोड़े गए पानी की चपेट में आ गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। बिल्डिंग में शाम 5 बजे आग लगी। रात 8 बजे तक आग 5वीं मंजिल तक पूरी तरह फैल गई। रात 9:30 बजे देखते ही देखते पूरी इमारत ढह गई। बिल्डिंग में मौजूद लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पूरे देश में गर्मी ने कहर मचा रखा है। उत्तर भारत में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रविवार का दिन गर्मी के लिहाज से सबसे मुश्किल रहा। ज्यादातर जगहों पर कल पारे ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में रविवार को गर्मी ने 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली के पालम में तापमान 47.8 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली और आसपास की बाकी जगहों पर भी पारा 45 डिग्री के ऊपर रहा। चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत नहीं मिल पाई। पंजाब भी भीषण गर्मी की चपेट में है। यहां बठिंडा में सबसे ज्यादा 47.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में 24 घंटों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। राजस्थान में लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। राजधानी जयपुर में 33 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां तापमान 46 डिग्री दर्ज हुआ। राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 48.6 डिग्री दर्ज किया गया। हरियाणा भी गर्मी से झुलस रहा है। रविवार को यहां यमुनानगर में सबसे ज्यादा तापमान 48 डिग्री दर्ज हुआ। हिसार भी दिन भर लू के थपेड़ों से जूझता रहा। यहां 46.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में पारा 45 डिग्री पर पहुंच गया। पिछले 10 सालों में दूसरी बार ऐसा हुआ।
मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी से झुलस रहा है। राजधानी भोपाल में पारा 46 डिग्री पहुंच गया है। एमपी के छतरपुर और सागर में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। यहां तापमान 47.8 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग उज्जैन के महाकाल में अनुष्ठान कर रहे हैं। शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जा रहा है। यूपी के आगरा में तापमान 48 डिग्री पर पहुंच चुका है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले शहर में सन्नाटा पसरा है। सेंट्रल यूपी में औरैया में पारा 49 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि फतेहपुर समेत कई जिलों में पारा 48 डिग्री के आसपास है। अलीगढ़ में भी गर्मी का कहर कमजोर नहीं पड़ा। उस पर बिजली कटौती ने लोगों को बेहाल कर रखा है। कानपुर में भी लोग आसमान से बरसते शोलों से बेहाल हैं। रविवार को यहां गर्मी से एक शख्स की मौत हो गई। पूर्वांचल में भी गर्मी कहर बरपा रही है। यहां गर्मी से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू में तापमान 43.6 डिग्री दर्ज किया गया। आज पारा 44 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। शिमला में तापमान 31.6 डिग्री रहा, जो 12 साल में सबसे ज्यादा है। केरल में इस बार 6 से 10% कम बारिश होने की आशंका है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए उत्तर और मध्य भारत में मानसून 15 जून के बाद ही पहुंचेगा। दिल्ली में बिजली संकट जारी है। आज रात भी कई इलाकों में बिजली घंटों गुल रही। दिल्ली के शादरा में आज रात भी बिजली ने लोगों को रुलाया। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने सड़कों पर रात बिताई। दिल्ली के वेलकम इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने हाथ में मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग ने हाई लेवल बैठक की। अफसरों और बिजली कंपनियों को कई निर्देश दिए। एलजी ने निर्देश दिया है कि रात 10 बजे के बाद मॉल्स को बिजली सप्लाई नहीं दी जाए। पीक आवर में स्ट्रीट लाइट बंद रखे जाएं। सचिवालय, सरकारी दफ्तर, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में दोपहर 3:30 से 4:30 बजे तक एसी बंद रखने को कहा गया। उपराज्यपाल ने बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को भी निर्देश दिए हैं कि बिजली कटौती की जानकारी जनता को पहले से दी जाए। ललितपुर में बिजली कटौती से भड़के लोगों ने जाम कर हंगामा और तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ लालटेन लेकर प्रदर्शन किया। यूपी में बिजली कटौती को लेकर कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का कहना है कि जनता जैसा बोएगी वैसा ही काटेगी। पहले ही आरोप लग रहे थे कि यूपी में सरकार चला रही समाजवादी पार्टी जनता से लोकसभा चुनाव में हार का बदला ले रही है। झारखंड के बोकारो में भी बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पत्थर भी बरसाए। बिजली से जुड़े बवाल में जेल में बंद बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा से अर्जुन मुंडा ने मुलाकात की। यशवंत सिन्हा से मुलाकात के बाद मुंडा ने कहा कि यशवंत को झारखंड का सीएम कैंडिडेट बनाने पर बीजेपी हाईकमान फैसला लेगा। ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुई बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में आज बीजेपी ने ग्रेटर नोएडा बंद बुलाया है। विजय पंडित के हत्याकांड के खिलाफ बीजेपी ने रविवार को नोएडा में विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया ने जब यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र चौहान से पूछा कि क्या पार्टी से पूछताछ होगी, तो वो कन्नी काटते हुए दिखे। रविवार को भारी पुलिस बल और एडीजी की मौजूदगी में विजय पंडित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शनिवार रात उनकी हत्या कर दी गई थी। विजय पंडित की पत्नी गीता पंडित ने एसपी नेता नरेंद्र भाटी पर चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। उधर एसपी नेता नरेंद्र भाटी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। भाटी ने गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा चुनाव लड़ा था। विजय पंडित हत्याकांड की जांच के लिए बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है। सांसद सत्यपाल सिंह इसके चेयरमैन हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी में अपनी सारी जिला इकाई भंग कर दी है। सिर्फ फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, रामपुर, आजमगढ़, अमेठी और रायबरेली में यूनिट बरकरार रखी गई है। यूपी के संभल में दबंगों ने एक शादीशुदा महिला से उसके पति की मौजूदगी में गैंगरेप किया। आरोपियों ने गैंगरेप की वीडियो क्लिप भी बनाई और इसके बल पर उसे धमकाते भी रहे। घटना के 9 दिन महिला और उसके पति ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले में बीएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। बीएसपी ने डीजीपी के उस बयान को भी झूठा करार दिया जिसमें कहा गया था कि एक लड़की से रेप नहीं हुआ था। दिल्ली के पांडव नगर में एक लड़की ने कॉल सेंटर में साथ ही काम करने वाले एक लड़के पर रेप का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि लड़का शादी का झांसा देकर 2 साल से रेप कर रहा था। पांडव नगर थाने में मामला दर्ज हो चुका है। रणवीर फर्जी एनकाउंटर मामले में आज सजा का ऐलान हो सकता है। इस मामले में कोर्ट ने 18 पुलिस वालों को दोषी करार दिया था। दिल्ली के बाराखंबा इलाके में टीएमसी सांसद रेणुका सिन्हा के गले से बदमाशों ने चेन छीन ली। रात करीब 11 बजे बांगा भवन के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने रेणुका के गले से चेन छीनी। दिल्ली के गोकुलपुरी में पार्क में एक लड़के की लाश मिली। शरीर पर पत्थर और सिर पर चाकू से हमले का निशान मिला।
पुलिस को शव के पास से खून से सना एक पत्थर और चाकू मिला, शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दिल्ली के रोहिणी में 2 बिजनेसमैन को किडनैप कर जान से मारने की कोशिश हुई, बाल जान बची इनकी। पानीपत के कारोबारी को बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18 बुलाया गया, पिस्तौल सटाकर अगवा किया गया। एक किडनैपर ने बिजनेसमैन के घर से 6.25 लाख रुपए की उगाही की। पानीपत पुलिस ने लाखों की रकम देखकर थाने में पैसे जमा करवाए। पुलिस की भनक मिलते ही किडनैपर्स ने दोनों बिजनेसमैन को शूट करने का प्लान किया। एक महिला के घर में घुसकर इन लोगों ने जान बचाई। आगरा में एक शादीशुदा महिला की जहर देकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके पति पर लगा है। मृतक के माता पिता का आरोप है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गांव वाले पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। गांव में एक महिला के फरार हो जाने की घटना में पुलिस 50 साल के ऋषिपाल पर शक कर रही थी। गांव वालों का कहना है कि ऋषिपाल को पुलिस वाले कई दिनों से धमका रहे थे, जिससे वो बेहद परेशान था। रविवार को ऋषिपाल का शव गांव में एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। घटना के बाद पुलिस वाले घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने हाजीपुर में विवादित बयान दिया। पासवान ने कहा, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया वो सिर्फ उन्हीं का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद रामविलास पासवान अपने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर में स्वागत समारोह में पहुंचे हुए थे। हाजीपुर के अक्षय भट्ट राय स्टेडियम में रामविलास पासवान का मंच अचानक धंस गया और वो गिरने से बाल बच गए। पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा, सांसद रामा सिंह, नित्यानंद राय, अजय निषाद मंच पर मौजूद थे। भारी भीड़ की वजह से मंच टूटा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास 7 RCR पर विवेक देवराय की पुस्तक गेटिंग इंडिया बैक ऑन द ट्रैक एक्शन एजेंडा फॉर रिफॉर्म का विमोचन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री देश की तरक्की के लिए स्किल, स्केल और स्पीड पर जोर देने की बात कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो युवा पीढ़ी के कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। मोदी ने कहा कि देश को अच्छे शिक्षक तैयार करने होंगे ताकि उनका निर्यात किया जा सके। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए 100 स्मार्ट शहर बनाने की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस ट्रेन की जगह बुलेट ट्रेन के बारे में सोचने के लिए जरूरत बताया। तिरंगे के हरे रंग को कृषि विकास से जोड़ते हुए दूसरी हरित क्रांति को भी प्रधानमंत्री ने जरूरत बताया। सफेद रंग को उन्होंने श्वेत क्रांति से जोड़ते हुए कहा कि इसके लिए दूध उत्पादकता बढ़ानी होगी। मोदी ने तिरंगे के केसरिया रंग को ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि केसरिया ऊर्जा का प्रतीक है और हमें केसरिया क्रांति की जरूरत है। मोदी ने तिरंगे में अशोक चक्र की नीली रेखाओं को नीली क्रांति से जोड़ते हुए कहा कि मछली पालन उद्योग का विकास किया जाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को पर्यावरण संरक्षण के विषय में पश्चिमी सोच से सीख लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल चीनी विदेश मंत्री वांग यी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच मुलाकात हुई थी, जिसमें सीमा विवाद हल होने तक शांति बनाए रखने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चीन आने का न्योता भी दिया। राजधानी दिल्ली में तिब्बतियों ने चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे के विरोध में प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में तिब्बती बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए निकले और चीन विरोधी नारेबाजी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद 30 मिनट के लिए लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठकें होंगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। उनका अभिभाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा। अभिभाषण में मोदी सरकार का रोड मैप होगा, जिसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, महंगाई को रोकने और चहुमुखी विकास का मसला भी शामिल होगा। मंगलवार और बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बीजेपी की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो वहीं लोकसभा में बीजेपी महासचिव राजीव प्रताप रूडी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली हस्तक्षेप कर सकते हैं। आम बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रस्तावित वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की प्रगति पर भी चर्चा होगी। मोदी के भरोसेमंद अधिकारी जगदीश ठक्कर आज प्रधानमंत्री के पीआरओ पद का कार्यभार संभालेंगे। आईएएस अधिकारी ठक्कर 12 सालों से मोदी से जुड़े हुए हैं। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा इंटरपोल के नए महासचिव हो सकते हैं। रंजीत सिन्हा इंटरपोल के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय होंगे। इंटरपोल के इस समय 190 देश सदस्य हैं और महासचिव की नियुक्ति 5 सालों के लिए होती है। आम आदमी पार्टी अब मिशन विस्तार के तहत गांव-गांव तक पार्टी को मजबूत करेगी। केजरीवाल का कहना है कि राज्य और जिला स्तर पर आम आदमी पार्टी की समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा।
राष्ट्र परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी पुनर्गठन होगा। नई कार्यकारिणी पार्टी की सबसे अहम संस्था पीएसी का पुनर्गठन करेगी। ये फैसला आम आदमी पार्टी के 3 दिनों तक चली कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मोदी जनता की उम्मीदों को पूरा करे। हालांकि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से गैस की कीमत में इजाफा नहीं करने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी को संसदीय दल का नेता चुना है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के 4 सांसद हैं और चारों पंजाब से जीत कर आए हैं। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में कांग्रेस का नेता मनोनीत किया है। गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में संसदीय दल का नेता चुना गया, जबकि आनंद शर्मा सदन के उपनेता होंगे। प्लानिंग कमीशन के सदस्यों और अधिकारियों की हवाई और विदेशी यात्राओं पर पिछले 5 साल में कुल 20 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च हुए। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है। ये सत्र टेंट में चलेगा। तेलंगाना विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री समेत 119 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने नए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कल शाम 7:27 पर शपथ ली। राज्यपाल एएसएल नरसिम्हन ने नायडू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीमांध्र के सीएम पद की शपथ लेने से पहले चंद्रबाबू नायडू एनटी रामाराव घाट पहुंचे और एनटी रामाराव को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की। गंगा की सफाई पर रामदेव और उमा भारती में 45 मिनट तक चर्चा हुई। गोमती नदी को बचाने के लिए लखनऊ में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षरों वाला 101 फीट लंबा पत्र केंद्रीय मंत्री उमा भारती को सौंपा जाएगा। मुंबई को कल बड़ा तोहफा मिला। वर्सोवा से घाटकोपर तक हुई मेट्रो सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने नारियल फोड़कर और हरी झंडी दिखाकर मेट्रो सेवा की शुरुआत की। इसके बाद मेट्रो की सवारी भी की। पृथ्वीराज चौहान के साथ अनिल अंबानी, टीना अंबानी, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी मुंबई मेट्रो की सवारी की। उद्घाटन के बाद मुंबई मेट्रो को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। हालांकि पहले दिन लोगों को तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। दिक्कतों के बावजूद पहले 6 घंटे में मुंबई मेट्रो में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया। मुंबई मेट्रो की पहली सेवा सुबह 5:30 बजे से शुरू होगी और हर रोज रात 12 बजे तक चलेगी। पीक आवर में मेट्रो हर 4 मिनट पर आएगी, जबकि नॉन पीक आवर में 8-8 मिनट के अंतराल पर आएगी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मेट्रो सेवा का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन किराए को लेकर रिलायंस और सरकार के बीच तनातनी जारी है। सरकार और रिलायंस के बीच में मेट्रो किराए विवाद की आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। सरकार न्यूनतम किराया 9 रुपए और अधिकतम 13 रुपए रखना चाहती है, लेकिन रिलायंस न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 रुपए किराया रखने पर अड़ी है। हालांकि अभी 1 महीने के लिए रिलायंस ने मुंबई मेट्रो का प्रमोशनल किराया महज 10 रुपए रखा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 लश्कर आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी एक मकान में छिपे हुए थे। पिछले साल जुलाई में हुई एक डॉक्टर की हत्या में इन्हीं दोनों का हाथ था। एनआईए और रांची पुलिस ने पटना और बोधगया ब्लास्ट केस में इंडियन मुजाहिदीन के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को रांची से गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले से गिरफ्तार आतंकवादियों की निशानदेही पर ही 18 जिंदा बम मिले थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस ने 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। झारखंड पुलिस ने खूंटी से पीएलएफ के 2 उग्रवादी अनिल मुंडा और निरंजन पांडु को गिरफ्तार किया है। उग्रवादियों के पास से 4 बंदूक तथा 18 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। 12 उग्रवादी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। बिहार के मलौलिया स्टेशन के पास से मालगाड़ी और बोलेरो में हुई टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 7 लोग भी शामिल हैं। बोलेरो जब रेलवे फाटक पार कर रही थी तभी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। दिल्ली के गोकुलपुरी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस बैरिकेडिंग को देखकर छात्रों ने बाइक तेज दौड़ाई। आगे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। बाइक पर बिना हेलमेट 3 छात्र सवार थे। गंभीर रूप से जख्मी एक छात्र जीटीबी अस्पताल में भर्ती है। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी कल मुजफ्फरपुर गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में 80 से ज्यादा बच्चे इंसेफ्लाइटिस से जंग लड़ रहे हैं। इससे जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार वालों को बिहार सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
नागपुर में 2.5 लाख की रिश्वत लेती एक दारोगा और उसके राइटर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जमीन की रजिस्ट्री के सिलसिले में दारोगा रिश्वत ले रहा था, एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे ठाणे में 2 किन्नरों ने एक दंपति पर हमला बोलकर सोने की चेन और ब्रेसलेट लूट ली। पुलिस ने आशा चमाड़ और ज्योति पठान नाम के दोनों किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर के सहकारी बैंक में चोरों ने धावा बोलकर 4 बैटरी और कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुरा लिए। हालांकि चोरों ने बैंक में रखे कैश को चुराने की कोशिश नहीं की। चोरी में बैंक के सीसीटीवी कैमरे में भी ये चोरी कैद हो गई। बिहार के पटना में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर एक मछली कारोबारी से 8 लाख रुपए की लूट। मछली कारोबारी अनुज कुमार बाजार से पैसे कलेक्शन के बाद अपने घर लौट रहा था।